हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इजी एकेडमी। और हर बार की तरह मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो है प्रोटीन्स। प्रोटीन से हमें एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो वर्ड होता है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। और एक्चुअल में जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स ये पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिकली ये अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हमारे प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है। अमीनो ग्रुप हमारे पास बेसिक ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास एसिडिक ग्रुप होता है। ये हमारे पास बेसिक ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो NH2 ग्रुप होता है ये इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है, जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, क्योंकि ये उस पर प्रेजेंट होता है, इसलिए अमीनो एसिड्स को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं इनकी डेफिनेशन देखिए बोर्ड एग्जाम में हमारे पास पूछी गई है 2014 में, 2007 में, 2004 में। अब बात आती है कि जो हमारे पास ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ये अमीनो एसिड्स ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते। होता क्या है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये न्यूट्रल पीएच पर, या फिर जब हमारे पास pH 7 होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ आयन को फर्निश कर देता है क्योंकि एसिडिक होता है। और ये H+ आयन जो फर्निश होते हैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, इन H+ आयन्स को ये जो अमीनो ग्रुप होता है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इन्हें एक्सेप्ट करके ये NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होता है। तो हमारे पास होता है क्या है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं न्यूट्रल पीएच पर ये एग्जिस्ट करते हैं एक ऐसी स्पीशीज में जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीजन आइटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं डाइपोलर आयन, और इस डाइपोलर आयन्स को ही हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ये जो ज्विटर आयन्स होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है ये हमारे पास होता है एम्फोटेरिक बिहेवियर, मतलब कि ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन की जो पीएच है अगर हम उसे चेंज कर दें तो ये अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास हम एसिडिक मीडियम ले लें या हम pH <7 ले लें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये इस H+ आयन को एक्सेप्ट करके फिर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन आइटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये हमारे पास बेसिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके ऑपोजिट अगर हम बेसिक मीडियम ले लें या हम जो pH है उसे <7 ले लें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो एल्कलाइन मीडियम होता है या बेसिक मीडियम होने की वजह से क्या होता है, इस कंडीशन में जो NH3 पॉजिटिव है ये अपने H को यहाँ से फर्निश कर देगा एज ए H+। और जैसे H+ को फर्निश करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन है क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज है ये एक एसिडिक आयन हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिक आयन के केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, एसिडिक आयन के केस में यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगर हम यहाँ पे इस सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पे क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो आयंस होते हैं ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। अब मतलब कंडीशन क्या हुई कि अगर ये पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बेसिक आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा जिसपे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर ये नेगेटिव आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारे पास एनोड की तरफ मूव कर जाएगा जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होता क्या है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर ज्विटर आयंस उनके किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम एक ऐसी पीएच ले किसी भी एसिड के लिए जिसपे उसका जो मूवमेंट है वो किसी भी इलेक्ट्रोड पे ना हो, तो ऐसी पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और हमारे पास जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ये डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछी गई है, 2007 में, 8 में एंड 10 में। तो जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ये हमारे पास एक ऐसी पीएच होती है जिसपे हमारे पास ज्विटर आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता। और जो हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए जो इसकी रेंज होती है वो 5.5 से लेकर 6.3 तक होती है। और जो हमारे पास जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इस पे हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट होती है, और इस वजह से इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए।
एक्सेप्ट ग्लाइसिन हमारे पास जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं सब कायरल नेचर के होते हैं। कायरल नेचर का मतलब है कि हमारे पास इनमें एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट होता है जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच रहते हैं। अब हमारे पास जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, कैपिटल डी फॉर्म एंड कैपिटल एल फॉर्म। कैपिटल डी फॉर्म और जो कैपिटल एल फॉर्म होते हैं ये होते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं या ऐसे स्टीरियोआइसोमेरिक पेयर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों बट नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उन्हें हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं। जितने भी नेचुरली अकरिंग हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं सारे के सारे हमारे पास एल नेचर के होते हैं। अब और बात आती है कि जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कोड का यूज करते हैं। और कोड क्या होता है कि किसी भी अमीनो एसिड का जो नाम होता है उसके शुरू के जो 3 अल्फाबेट्स होते हैं अगर हम उसे लिख देते हैं तो उसे हम लोग कोड बोलते हैं। जैसे हमने कहा ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन का हमारे पास शुरू के 3 अल्फाबेट्स हैं GLY, तो इसका कोड हो जाएगा GLY। एलानाइन का हमारे पास कोड हो जाएगा ALA। ठीक, अब बात करते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, अमीनो एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अमीनो एसिड्स को हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड में हमारे पास कितने NH2 और COH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अगर हमारे पास किसी अमीनो एसिड में एक NH2 और एक COH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें हमारे पास एक NH2 ग्रुप होगा और 2 COH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ऐसे अमीनो एसिड को बोलेंगे हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिनमें हमारे पास एक COH ग्रुप और 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में कौन कौन से एग्जांपल है? ग्लाइसिन है, वेलाइन है, एलानिन है। ऐसे ही एसिडिक हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, इसके हमारे पास एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स में हमारे पास आ जाते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो बेटा ये जो हमारे पास जो एग्जांपल्स है ना, इन एग्जांपल्स को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये आपसे कई बार एग्जाम में MCQ के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई है, कितनी बार पूछी गई है? तो ये पूछी गई 2006 में, 2009 में, 2010 में, 2015 में। अब हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आता है कि अब हमारे पास कि हमारी बॉडी जो सिंथेसाइज कर पाती है या नहीं कर पाती, इस बेसिस पे जो अमीनो एसिड्स होते हैं हम उन्हें 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और जिन्हें हम लोग को डाइट के फॉर्म में अलग से लेना पड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें से हमारे पास जो 10 एसिड्स हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और उनको याद करने का एक ट्रिक है छोटा सा, मैंने शॉर्ट में भी बताया था, तो आप उसे देख लीजिए। ये क्या है कि लीला पिटी हम टीवी लाए। तो ये हमारे पास इन 10 अमीनो एसिड्स को याद करने का एक ट्रिक है। एल का मतलब ल्यूसिन, IL का मतलब आइसोल्यूसिन, A का मतलब आर्जिनाइन, P का मतलब फिनाइलएलानिन, T का मतलब ट्रिप्टोफैन, H का मतलब हिस्टिडिन, M का मतलब मिथ्योनिन, T का मतलब थ्रियोनाइन, V का मतलब वेलाइन, LY का मतलब लाइसिन। ये देखिए ये ऊपर पूरे के पूरे 10 अमीनो एसिड आपके पास एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। इन्हें याद करने की एक ट्रिक थी। अब किसी भी अमीनो एसिड की अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। जैसे सेराइन हमारे पास एक डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड है या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अब हमने कहा कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। तो अमीनो एसिड्स कैसे एक दूसरे से कंबाइन होंगे और वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे पास 2 अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक अल्फा अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है वो दूसरे अल्फा अमीनो एसिड्स के COH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। और वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से वो कंबाइन होते हैं तो उससे जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड ऑब्टेन होता है उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड। अगर 3 अमीनो एसिड होंगे तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा, अगर 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड बनेगा। और इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास प्रोटीन्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के कंडेंसेशन से बनते हैं तो इसलिए उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। जब हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं तो उसमें क्या होता है, एक साइड पे नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट रहेगा, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसा कार्बन जिससे नाइट्रोजन अटैच होता है या NH2 ग्रुप अटैच होता है, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं नाइट्रोजन टर्मिनल कार्बन। और जिसपे हमारा CH ग्रुप अटैच होता है उससे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल टर्मिनल कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बातें थी पेप्टाइड बॉन्ड से लेके। अब इनकी बात करते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है।
देखिए पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ध्यान रखिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कई बार क्या होता है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स पूछ लेते हैं, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी आपको अमीनो एसिड दिए हैं उसमें से आप 1 माइनस कर दिएगा। मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपको 3 अमीनो एसिड दिए हैं, तो 3 में से 1 को माइनस कर दिएगा, तो मतलब n-1 फॉर्मूला लगा देंगे जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्रोटीन्स को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक है ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। एक्चुअल में ये डेफिनेशन आपके पास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो 2010 में 14, 15, 16, 17 एंड 19 में कॉन्टिन्यूस पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अब ये होते क्या है, तो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में जो डिफरेंसेस है अगर हम इन्हें डिस्कस करें, तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये फाइबर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं इनका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ग्लोब्यूल टाइप का होता है या स्फेरॉइडल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे वो स्ट्रांग होंगे। तो होता क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं फाइब्रस प्रोटीन में, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में ये वीकर होती है। उसके अलावा बात क्या होती है कि जो हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है अगर हमारे पास टेम्परेचर में या फिर पीएच में, तो इसे बेयर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इसे बेयर नहीं कर सकते। अब ग्लोबुलर प्रोटीन का एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम्स आर, तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, ये या हमारे पास इंसुलिन हो गया, ये सब चीज हमारे पास क्या होते हैं, ये सब हमारे पास होते हैं एग्जाम्पल ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। अब हमारे जो एनिमल टिश्यूज होते हैं जैसे मतलब केराटिन हो गया, हेयर हो गया, नेल हो गया, हूफ हो गया, ये सब हमारे पास आते हैं कि आपका फाइब्रस प्रोटीन में। तो ये एग्जांपल्स के फॉर्म में कई बार पूछा गया है, केराटिन मतलब किसका एग्जांपल है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग बेटा इसे पढ़ते हैं 4 फॉर्म्स में। कौन कौन से पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी के फॉर्म में। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये पूछा गया आपके पास 2011 में, 12 में, 14 में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर हम बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं कि अगर हम प्रोटीन को ले लें तो उसमें जो सीक्वेंस होती है अल्फा अमीनो एसिड के, अगर सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें लीनियरली कैसे अरेंज होंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बात आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग 2 तरीके से बताते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ये 2 स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के। देखिए जो अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स की हम बात करें तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो राइट हैंडेड होती हैं और इसमें जो टर्न्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स के बारे में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 2015 में, 18 में, 19 में। और दूसरी चीज क्या है, कई बार ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड में डिफरेंस पूछ लेता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अगर बात करें बीटा प्लेटेड में क्या होता है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होते हैं साइड बाय साइड लगी होती हैं जिगजैग मैनर में, और उनमें क्या होता है अल्टरनेट साइड पे हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इसके केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप स्मॉल होता है तो हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप लार्ज हो जाएगा तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर हम फर्दर फोल्ड कर दें या उसके ऊपर हम डेवलपमेंट कर दें, फर्दर इंटरेक्शन डेवलप कर दें, तो उससे हमारे पास जो प्रोटीन्स होता है उसको एक डेफिनेट शेप के ऑब्टेन हो जाती है, और जो पर्टिकुलर शेप एक्वायर करता है प्रोटीन उसी को हम लोग बोलते हैं उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास प्रोटीन के नेटिव स्ट्रक्चर को या नेटिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो डिफरेंट इंटरेक्शन डेवलप होते हैं जब हम लोग फर्दर डेवलप करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर टर्शियरी स्ट्रक्चर को, तो कौन कौन से इंटरेक्शन पॉसिबल होते हैं, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होता है। ये चारों बॉन्ड्स भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अब बात करते हैं, जब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के ऊपर फर्दर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास 2 सब यूनिट्स होती हैं, और जब ये 2 सब यूनिट्स होती हैं तो इन 2 सब यूनिट्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास प्रोटीन से रिलेटेड जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि अगर हम
एग को बॉईल कर देते हैं तो उसमें जो लिक्विड एल्ब्यूमिन वगैरह होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो वो क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो होता क्या है कि अगर हम लोग किसी भी ग्लोबुलर प्रोटीन को जो अगर हम बात करें कि या उसकी नेटिव स्टेट की हम बात करें, तो अगर हम कभी उसे हीट कर दें या उसमें पीएच का इफेक्ट करें या फिर हम उसमें एल्कली ऐड कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं उसकी फिजिकल और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जबकि उसका जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। ये जो हमारे पास होता है कई कुछ केसेस में ये हमारे पास जो रिवर्सिबल हो जाता है, और अगर ये रिवर्सिबल केस का नेचर का हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास जो बॉइलिंग ऑफ एग और कडलिंग ऑफ मिल्क है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीनेचुरेशन से। अब हम बात करें छोटा सा क्लासिफिकेशन और हमारे पास देखने को मिलता है प्रोटीन्स का, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेस पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन्स, दूसरे होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स, और एक होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो बेसिकली क्या है कि आपको केवल मैंने बता दिया कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारे प्रोटीन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी इसके बारे में ज्यादा हमारे पास डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछा गया है और ये सिलेबस का पार्ट इस बार नहीं है। तो यहां तक हमने जितना भी डिस्कस किया ये सब हमारे प्रोटीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप प्रोटीन्स के पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपके ऊपर प्रोटीन्स के पास जो क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे।